हेलो सिनेफाइल्स, वेलकम टू द 23rd एपिसोड ऑफ द बॉयज़ कॉमिक सीरीज़। तो लास्ट एपिसोड में हमने बात करी थी वॉल्यूम 4 की, जिसका लास्ट इशू था इशू 30। बट इस एपिसोड में हम इशू 31 की बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं द बॉयज़ वॉल्यूम 5 हीरोगैज़म की। हीरोगैज़म के टोटल 6 इशूज़ हैं, जिसमें से पहले 2 इशूज़ हम कवर करेंगे इस एपिसोड में। वैसे तो हीरोगैज़म एक मिनी कॉमिक सीरीज़ है जो कि बॉयज़ की रनिंग कॉमिक इशू से डिफरेंट है, बट स्टोरी वाइज एंड वॉल्यूम वाइज इशू 31 से पहले हीरोगैज़म की स्टोरी चलती है। इसलिए इशू 30 के बाद हम इशू 31 की जगह हीरोगैज़म सीरीज़ को पूरा करेंगे। इस सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक अडल्ट कंटेंट है, तो कई इमेजेस मुझे सेंसर करनी पड़ेगी। एंड हाँ, अगर आप अडल्ट कंटेंट में कंफर्टेबल ना हो तो इस वीडियो को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो बिना किसी और देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इशू स्टार्ट होता है होमलैंडर के वॉशिंगटन डीसी में एक इन्फॉर्मेशन देने के साथ, जहां मीडिया भी आई होती है। होमलैंडर मीडिया को और उनके थ्रू जनरल पब्लिक को बताता है, आप सभी का यहाँ आने के लिए थैंक्स। मुझे थोड़ी सी बात करनी है, पर माफ़ करना आज मैं आप लोगों के सवाल नहीं ले पाऊँगा क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब है और टाइम बहुत कम। आई होप आप सभी समझेंगे। होमलैंडर आगे बताता है कि मैरिथ्रे नाम की कोई स्पीसीज़ अर्थ पर अटैक करने आ रही है और ऑलरेडी जी मैन्स उनसे लड़ने पहुँच गए थे और तब से वो हमें दिखे नहीं हैं। सो बेसिकली वॉट यहाँ जी मैन की डेथ को पब्लिक के सामने कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमें ऑलरेडी पता है कि जी मैन्स के साथ क्या हुआ है। होमलैंडर आगे कहता है, पर अभी भी सब खत्म नहीं हुआ है। हमारे सभी सुपर हीरोज़ और इवन कुछ विलन्स भी मिलकर स्पेस में इन एलियन से लड़ने जा रहे हैं और हम अपना बेस्ट देकर अर्थ को बचा कर रहेंगे। तब तक आप हमारा वेट करना, थैंक्स। और ऐसा कहते हुए होमलैंडर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कई लड़कियों को हीरोगैज़म और सूप्स के लिए प्रिपेयर होते हुए कोस्टा रिका के किसी आइलैंड में। और तभी हम देखते हैं सभी सूप्स को, जो सभी मिलकर इस आइलैंड पर आते हैं हीरोगैज़म को सेलिब्रेट करने के लिए। जहाँ पहुँचते ही होमलैंडर बाकी सूप से कहता है, लेट्स। सो बेसिकली हीरोगैज़म वॉट का एक ईयरली इवेंट है, जहाँ वॉट अपने सूप्स को एक मज़े और रिलैक्स करने के लिए भेजते हैं, बोथ मेंटली एंड फिजिकली। आगे नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्टिलवेल और सीईओ को आपस में फ़ोन पर बात करते हुए, जिस बीच स्टिलवेल प्लेन में बैठकर कहीं जा रहा होता है। स्टिलवेल सीईओ से कहता है, मैं काफ़ी पेशेंस वाला इंसान हूँ। मैं द 7 टीम के मेंबर्स से रेगुलर बेसिस पर डील करता हूँ, तो मुझे एक्सट्रीम ईगो वाले लोगों से डील करने की आदत हो गई है। पर्टिकुलरली होमलैंडर जैसे इनसिक्योर और पावरफुल इंसान से डील करना तो किसी संत के पेशेंस को भी चैलेंज करेगा, पर मैं फिर भी किसी तरह से उसे भी हैंडल कर लेता हूँ। इतने में ही सीईओ कहता है, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन को समझता हूँ, पर उससे बात सिर्फ तुम ही कर सकते हो। वो तुम्हें ट्रस्ट करता है और तुम्हारे साथ रिलैक्स रहता है। जिस पर स्टिलवेल कहता है, मैं हैरान हूँ कि उसकी बेजान और ग्लासी आंखों में आपको इतने इमोशंस दिखे, बट देन ऑफ कोर्स आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं। पर स्टिलवेल की बात को काटते हुए सीईओ कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पर देखो कोई और रास्ता नहीं है, तुम्हें उससे बात करनी ही होगी। हम नेक्स्ट फेज़ में जा रहे हैं, तो अब हम इस चीज़ को और डिले नहीं कर सकते। जिस पर स्टिलवेल जवाब देता है, हाँ मैं समझ गया, ऐसा नहीं है कि मैं ये प्लेन मोड़ कर वापस चला जाऊँगा, पर इट्स जस्ट कि मैं इस आदमी से डील नहीं कर सकता। इसी के साथ सीन चेंज होता है और अभी हमें ये कंफर्म नहीं किया जाता कि यहाँ किस आदमी की बात हो रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्वीन मेव और स्टारलाइट को। स्टारलाइट कहती है कि वो अपना सन टैन लोशन लाना भूल गई है और इस वजह से इस गर्मी में उसे काफ़ी टैन हो जाएगा। जिस पर क्वीन मेव बताती है कि वो अपने रूम में जाएगी तो उसे लोशन मिल जाएगा बाकी ज़रूरत की चीज़ों के साथ, बल्कि हम तो अपनी कोई भी चीज़ यहाँ नहीं लाए हैं ताकि हमारी कोई भी निशानी यहाँ ना रहे। स्टारलाइट पूछती है, तो हम यहाँ क्या करने आते हैं? क्वीन मेव जवाब देती है, जो कुछ भी तुम करना चाहती हो। बेसिकली इस इवेंट का पॉइंट है रिलैक्स करना और अपने आप को रिचार्ज करना, बिना पब्लिक या मीडिया की चिंता करे हुए। स्टारलाइट कहती है, और इस दौरान लोगों को लगता है कि हम स्पेस में उनसे लड़ने गए हैं। क्या नाम था उनका? क्वीन में स्टारलाइट की बात को काट कर कहती है, याद नहीं और फ़र्क भी नहीं पड़ता, ये सब विक्ट्री कॉमिक्स संभालती है। तभी हम देखते हैं कि उस रिजॉर्ट में एक बहुत बड़ा ग्रुप चल रहा होता है, जिसे देखकर स्टारलाइट, जो कि पहली बार इस इवेंट का हिस्सा बन रही होती है, हैरान हो जाती है और मेव से पूछती है, तो हर साल यही होता है जब भी तुम लोग टीम अप करके किसी बड़े मिशन पर जाते हो? तो मेव कहती है, हाँ। वैसे तुम्हें क्या लगा था, हम सच में किसी मिशन में जा रहे होंगे? स्टारलाइट पूछती है, पर इस सब के लिए पब्लिक से झूठ बोलने का क्या रीज़न है? क्वीन मेव कहती है, PR। पब्लिक काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है जब वो हमें एक साथ टीम अप करते हुए देखती है। जिसके बाद क्वीन मेव स्टारलाइट को वहाँ से जाने के लिए कहती है ताकि किसी को ऐसा न लगे कि उन दोनों के बीच में ही कुछ चल रहा है। और इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम चलते हैं होमलैंडर और सोल्जर बॉय के पास, जहाँ वो दोनों भी। जिसके बाद होमलैंडर कहता है, सॉरी सोल्जर बॉय, पर अभी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सोल्जर बॉय उदास होते हुए कहता है, सही में? मुझे लगा था इस बार मैंने अपना पूरा एफर्ट दिया था और इस बार तो मैं सेलेक्ट हो ही जाऊँगा। होमलैंडर कहता है, देखो मुझे गलत मत समझना, तुम्हारी परफॉर्मेंस बुरी नहीं थी, तुमने सही में काफ़ी एफर्ट लगाया, पर शायद अगली बार तुम क्वालिफाई हो जाओ। सो बेसिकली यहाँ होमलैंडर सोल्जर बॉय को बेवकूफ़ बनाकर उसका यूज़ करता है। होमलैंडर उसके और सोल्जर बॉय के बीच हुए
को सोल्जर बॉय के 7 ज्वाइन करने के टेस्ट की तरह शो करता है और एंड में उसका यूज़ करके उसे मना भी कर देता है। पर सोल्जर बॉय हताश होते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं एक और साल पीबैक टीम में रह पाऊँगा। टेक नाइट और ईगल ही मुझसे अच्छे से बात किया करते थे। जब से उनकी डेथ हुई है, बाकी मेंबर्स मेरे साथ और भी ज़्यादा बुरा बिहेव करते हैं। होमलैंडर, मुझे किसी भी तरह 7 ज्वाइन करना है। जिस पर होमलैंडर कहता है, बिल्कुल, एक दिन तुम 7 ज़रूर ज्वाइन करोगे, पर पहले तुम्हें यह एंट्रेंस टेस्ट पास करना होगा। सोल्जर बॉय कहता है, हाँ वो तो मैं ट्राई करता हूँ, हर साल ट्राई करता हूँ, पर ऐसा लगता है कि मैं कभी भी उतना बेहतर नहीं हो पाऊँगा। खैर, अब मैं चलता हूँ। और ऐसा कहते हुए सोल्जर बॉय तैयार होकर वहाँ से जाने लगता है और हम देखते हैं कि पीछे होमलैंडर चुपचाप सोल्जर बॉय पर हंस रहा होता है। पर जाते जाते सोल्जर बॉय होमलैंडर से पूछता है, होमलैंडर, मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? होमलैंडर कहता है, हाँ पूछो। सोल्जर बॉय पूछता है, हमारे बीच में जो कुछ भी होता है इसमें कुछ भी गे तो नहीं है ना? होमलैंडर उसे बेवकूफ़ बनाते हुए कहता है, मैं होमलैंडर हूँ और तुम सोल्जर बॉय, भला हमारे बीच में कुछ भी गे कैसे हो सकता है? तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें आई भी कैसे? सोल्जर बॉय कंफ्यूज से एक्सप्रेशन के साथ कहता है, ओके, मैं बस चलो मैं चलता हूँ। सोल्जर बॉय के जाने के बाद होमलैंडर वहीं लेटा हुआ एक ईविल से स्माइल के साथ खुद से कहता है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसी के साथ सीन चेंज होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं स्टारलाइट यानी एनी को ह्यूई को कॉल करते हुए। जैसा कि मैं पहले भी पॉइंट आउट कर चुका हूँ, ह्यूई और एनी दोनों ही अभी एक दूसरे की सच्चाई, उनके असली काम के बारे में नहीं जानते हैं। और इसी वजह से एनी ने यहाँ आने का रीज़न बताते हुए ह्यूई को कहा होता है कि उसकी कंपनी उसे बिजनेस ट्रिप पर मियामी लेकर जा रही है। दोनों कॉल पर अपनी नकली जॉब्स की बात करते हैं और कॉल के एंड होने के बाद हम देखते हैं कि ह्यूई भी किसी एयरपोर्ट जैसी जगह पर होता है। कॉल काटने के बाद ह्यूई कहता है, ये तो एयरफोर्स 1 है। आपको नहीं पता तो बता दूं, एयरफोर्स 1 एक्चुअली वो एयरक्राफ्ट है जिसमें यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रैवल करते हैं। ह्यूई की इस बात को बुचर करेक्ट करते हुए कहता है, नहीं दोस्त, ये एयरफोर्स 2 है। जब वाइस प्रेसिडेंट किसी एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करता है तो वो उसे एयरफोर्स 2 कहते हैं। ह्यूई पूछता है, पर आखिर विक द वीप यहाँ क्या कर रहा है? तभी हम देखते हैं कि उस प्लेन से विक द वीप उसके बॉडीगार्ड्स निकल रहे होते हैं और वहीं दूसरी तरफ एक और प्लेन में स्टिलवेल भी उसी एयरपोर्ट पर उतरता है। और तब हमें समझ आता है कि स्टिलवेल कॉल पर सीईओ से विक द वीप के बारे में ही बात कर रहा था। बुचर कहता है, गुड क्वेश्चन। और फिर स्टिलवेल को देखते हुए बुचर एमएम से पूछता है, हमें अभी तक इस बंदे का नाम नहीं पता है, वही बंदा जो हमें रशिया में भी मिला था। यहाँ मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि एक्चुअली बॉयज़ को अभी स्टिलवेल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, यहाँ तक कि उसका नाम भी नहीं। एमएम जवाब देता है, नहीं, शायद वो वॉर्ड का कोई हाई मेंबर है, क्योंकि इसके बारे में लेजेंड को भी कुछ पता नहीं है। ह्यूई बुचर से पूछता है, आई नो कि विक द वीप वॉर्ड का आदमी है, पर वो सूप की इस अजीब सी पार्टी में क्या करने आएगा? और वो दूसरा बंदा जो अलग प्लेन से आया है, वो भी यहाँ क्या करने आया है? बुचर कहता है, ये जगह बढ़िया है और प्राइवेट भी, क्योंकि हीरोगैज़म की सिक्योरिटी हमेशा टॉप नॉच रही है, एक्सेप्ट हमारे जो इस सिक्योरिटी में भी एंटर कर ही जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि विक द वीप, स्टिलवेल और इवन बॉयज़ भी हीरोगैज़म में ही आए होते हैं। ह्यूई पूछता है, तो टारगेट कौन है? बुचर कुछ जवाब नहीं देता और ह्यूई दोबारा पूछता है, हम पैसिफिक ओशन के बीच में आ चुके हैं और अभी तक मुझे ये भी नहीं बताया है कि हमारा टारगेट कौन है, तो किस सूप या पूरी टीम को हम इस बार टारगेट कर रहे हैं? जिस पर बुचर कहता है, हम इस बार किसी सूप के पीछे नहीं है। इतने में ह्यूई बाइनोकुलर से विक द वीप को देखते हुए कहता है, तो हमारा टारगेट कौन है? बुचर कहता है, तुम अभी उसे ही देख रहे हो। और ये सुनकर ह्यूई दंग रह जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखता है होमलैंडर कुछ इस हालत में, जो किसी रीज़न से हवा में उड़ रहा होता है। तभी वहाँ से एक पैसेंजर प्लेन जा रहा होता है और अचानक से उस प्लेन के पायलट का ध्यान होमलैंडर की तरफ जाता है, जिसे देखकर वो पायलट शॉक होकर अपनी टीम को ये बताने ही वाला होता है कि तभी होमलैंडर अपनी लेज़र आइज से पूरे प्लेन को बर्बाद कर देता है। और ये सीन अभी यहीं ख़त्म हो जाता है। अभी हमें यहाँ कोई रीज़न या एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता है कि होमलैंडर ने ऐसा क्यों किया, पर इस सीन को ध्यान रखना, आगे इसका एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा। खैर, सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि विक द वीप भी उसी रिजॉर्ट में पहुँच जाता है जहाँ हीरोगैज़म चल रहा होता है। यही हम देखते हैं गैरी गॉडफ्रे नाम के एक आदमी को, जो कि विक द वीप का चीफ ऑफ स्टाफ होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि स्टिलवेल विक द वीप से आगे का कुछ प्लान डिस्कस करने वाला है, बट गॉडफ्रे कहता है कि अभी 1-2 दिन हम विक को आराम करने देते हैं और फिर हम उसे प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि उसके दिमाग में बात थोड़ी बहुत जा पाए। साथ ही गॉडफ्रे स्टिलवेल को बताता है कि वो विक द वीप के सिक्योरिटी ऑफिसर्स के सामने बात सोच समझ कर बोले, क्योंकि वो सभी वॉट के लोग नहीं हैं। बेसिकली हमें यहाँ पता चलता है कि वॉट ने एक रेड रिवर ऑपरेशन चालू किया है, जिसके अंडर वो वॉट के लोगों को नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स बना रहे हैं, ताकि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड हर डिटेल्स उनके पास हो और वो इनडायरेक्टली व्हाइट हाउस को कंट्रोल कर सके। गॉडफ्रे स्टिलवेल को बताता है कि विक द वीप के ज़्यादातर बॉडीगार्ड्स या सिक्योरिटी ऑफिसर्स रेड रिवर के लोग हैं, बट अभी भी कुछ लोग असली ब्लू सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने लास्ट टाइम में रेड रिवर ज्वाइन करने से बैकआउट कर दिया। और साथ ही 9/11 के इवेंट के बाद प्रेसिडेंट डकोटा बॉब के लोग भी विक द वीप से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को काफ़ी ध्यान से देख रहे हैं, जिस पर स्टिलवेल कहता है, ये फ्रस्ट्रेटिंग है। गॉडफ्रे जवाब देता है, हाँ वो तो है, पर हम लकी है कि हमें एटलीस्ट इतने लोग तो यहाँ आने के लिए मिल ही गए, और बाकी जो असली ऑफिसर्स भी हैं वो भी अपना मुंह बंद ही रखेंगे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट की इज्जत बचाने के लिए। पर हाँ,
इतने में ही स्टिलवेल गॉडफ्रे की बात को काट कर कहता है, बाकी की बात हम बाद में करेंगे। तभी हम देखते हैं कि होमलैंडर वहाँ आ जाता है, और क्योंकि हीरोगैज़म सूप्स के लिए होता है तो होमलैंडर स्टिलवेल को वहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है। होमलैंडर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ क्या चल रहा है? स्टिलवेल कहता है, कुछ नहीं, बस फन एंड गेम्स। होमलैंडर कहता है, तो तुम हमें इस तरह देखते हो कि कुछ इमेच्योर लोग खेलने में लगे हुए हैं? स्टिलवेल कहता है, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस मजाक कर रहा। पर होमलैंडर उसकी बात को काटते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता तुम कभी कोई बात मजाक में भी कहते हो, तुम्हारी हर बात का कुछ ना कुछ मतलब होता है। स्टिलवेल जवाब देता है, ओके, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें अपने आने के बारे में पहले बताया नहीं। ऊपर से वाइस प्रेसिडेंट का आना भी तुम्हारे लिए सरप्राइज़ रहा। पर उसे सूप्स के आसपास रहना पसंद है, और इसके लिए हीरोगैज़म से बढ़िया और कौन सी जगह हो सकती है? होमलैंडर पूछता है, और भला उसने क्या किया है ये सब डिजर्व करने के लिए? स्टिलवेल जवाब देता है, कुछ भी नहीं, पर हम अपने प्लान्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हम चाहते हैं कि अपना रोल समझते हुए उसका दिमाग सही फ्रेम में रहे। होमलैंडर कहता है, वो 7 साल से हमारे साथ है और अभी तक तुमने उसे अपना रोल ही नहीं समझाया है। स्टिलवेल कहता है, उसे कभी जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। होमलैंडर चिढ़ते हुए कहता है, आई थिंक मुझे पता है उसे कैसा फील होता होगा। जिस पर स्टिलवेल जवाब देता है, नहीं, तुम्हें नहीं पता उसे वो कैसा फील करता होगा, क्योंकि तुम्हारा IQ काफ़ी अच्छा है और उसका IQ तो शायद ही डबल फिगर में होगा, और ऐसे ही इंसान को मुझे ये समझाना है कि वो अगले साल प्रेसिडेंट बनने वाला है। होमलैंडर ये सुनते ही शॉक हो जाता है, और हमें भी पता चलता है कि एक्चुअली स्टिलवेल और गॉडफ्रे विग द वीप से जो बात करने के लिए कह रहे थे वो यही बात थी कि अगले साल वो विग द वीप को प्रेसिडेंट बनाने वाले हैं। होमलैंडर उसी शॉक एक्सप्रेशन के साथ कहता है, पर अभी तो इलेक्शन में 1 साल से ज़्यादा टाइम। पर इतने में ही स्टिलवेल उसकी बात को काटकर विग द वीप पर टॉन्ट मारते हुए कहता है, बाकियों को छोड़ो, पर इलेक्शन में क्या तुम भी विग द वीप के लिए वोट करोगे? जिस पर होमलैंडर कहता है, ये तो उसके लिए आज तक की सबसे बड़ी न्यूज़ होगी, पर इस न्यूज़ को बताने के लिए तुम्हें उसे ऐसे हालात में रखने की क्या ज़रूरत है? जिस पर स्टिलवेल कहता है, क्योंकि डिटेल्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और उसका दिमाग काफ़ी छोटा। तुमने पहले मुझसे इंपॉर्टेंट बातों पर तुम्हें कंसल्ट ना करने की कंप्लेंट करी है। अब जब मैं तुमसे इतने इंपॉर्टेंट मैटर पर कंसल्ट कर रहा हूँ तो क्या मैं मानकर चल सकता हूँ कि अब तुम VP और उसकी टीम को हीरोगैज़म में अलाउ करोगे? इसके साथ ही सीन चेंज होता है और हम चलते हैं जैक और ए ट्रेन के पास, जहाँ जैक ए ट्रेन को एक फॉरबिडन नाम की जगह पर लेकर जाता है। जी हाँ, उस जगह का नाम ही फॉरबिडन है। हम देखते हैं कि उस जगह पर ऑलरेडी 3 सूप्स ड्रग्स कर रहे होते हैं, जिसके बाद जैक और ए ट्रेन अपना अलग बैठकर ड्रग्स करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद ए ट्रेन नशे में कहता है, 7 स्टारलाइट जैसे छोटे मोटे सूप्स को टीम में क्यों रख रही है? जिस पर जैक कहता है, देखो तुमने काफ़ी स्टूपिड काम किया था स्टारलाइट को हैरेस करने की कोशिश करके। जैक के ऐसा कहने पर थोड़ी देर के लिए ऐसा फील होता है कि शायद फाइनली जैक स्टारलाइट के फेवर में बोल रहा है, पर फिर जैक अपने असली रंग में आ जाता है। जैक कहता है, वो टेम्परेरी बेसिस पर आई है, तुम लैम्पलाइटर जैसे बड़े सूप्स को एक डी लिस्ट के सूप से परमानेंट बेसिस पर रिप्लेस नहीं करोगे। 1 साल के बाद कोई बड़ा सूप आकर उसकी जगह ले लेगा और स्टारलाइट टीम से बाहर, और फिर तुम उसके साथ जो चाहे करो, कोई कुछ नहीं कहने वाला। जिस पर ए ट्रेन कहता है, काश जल्दी से जल्दी ये दिन आए। फिर ए ट्रेन बताता है कि अब स्टारलाइट उससे डरती भी नहीं है, बल्कि अब तो वो उसे उल्टा जवाब भी दे देती है। ए ट्रेन जैक से पूछता है, आखिर ये इंजेक्शन तुम्हारी स्किन में घुस भी कैसे रहा है? सो बेसिकली जैक की मेन पावर्स में से एक है उसकी स्ट्रॉन्ग और इनपेनिट्रेबल स्किन। इसी वजह से ए ट्रेन सोच में पड़ जाता है कि आखिर इस पावर के साथ भी ये इंजेक्शन उसकी स्किन में कैसे जा रहा है। जिस पर जैक बताता है, मैं तभी इनवनरेबल रहता हूँ जब मैं एक वर्ड कहता हूँ, और वो वर्ड मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि उस वर्ड को कहते ही मैं इनवनरेबल ज़रूर हो जाता हूँ, पर मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे 1000 वोल्ट्स का करंट लग गया हो। जिस पर ए ट्रेन क्यूरियस होकर पूछता है, तुम्हें डर नहीं है कि कभी किसी दिन कोई तुम्हें तुम्हारा वर्ड बोलने से पहले ही मार दे? जिस पर जैक काफ़ी ईगो के साथ कहता है, मुझे वो वर्ड बोलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और इतना फास्ट मुझे कोई नहीं मार सकता। जैक का ऐसा बोलना काफ़ी आयरॉनिक और स्टूपिड होता है, क्योंकि उसके साथ ही इस टाइम एक स्पीडस्टर बैठा होता है जो कि उसके पता चलने से पहले ही उसे मार देगा। वर्ड बोलना तो दूर की बात है। खैर, सीन चेंज होता है और हम वापस चलते हैं स्टिलवेल के पास, जिसके पास पेबैक की टीम गुस्से के साथ आ रही होती है, जिसमें क्रिम्सन काउंटेस, जो कि आप कह सकते हो स्कारलेट विच की एक पैरोडी है, उसके साथ स्टॉर्मफ्रंट, स्वाटो, शोल्जर बॉय और माइंड रॉयड भी है। इवन टेक नाइट और ईगल द आर्कर भी मरने से पहले इसी टीम का पार्ट थे। वो सभी एक एक करके अपनी प्रॉब्लम स्टिलवेल को बताते हैं। जहाँ क्रिम्सन काउंटेस और स्वाटो विग द वीप की बचकानी हरकतों से परेशान होते हैं, वहीं स्टॉर्मफ्रंट को जैक द जुपिटर परेशान करके गया होता है, जिन्हें शांत करते हुए स्टिलवेल कहता है, देखो जैक एक ख़राब नशेड़ी है, तो तुम्हें उससे खुद से ही दूरी बनाई रखनी चाहिए, और विग द वीप तो एक बच्चे जैसा है जो बस बिना सोचे समझे बचकानी हरकतें करता है। इतने में ही क्रिम्सन काउंटेस उसकी बात को काटते हुए कहती है, तो दूसरे शब्दों में जो हो रहा है उसे सहो और मुंह बंद रखो, हमेशा की तरह। यही कहना चाह रहे हो ना तुम? जिस पर स्टिलवेल अपनी बात पूरी करता हुआ कहता है, पर मुझे खुशी है कि तुम लोग मुझे मिल गए, क्योंकि मुझे कुछ डिस्कस करना है जो हम सबके लिए ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो अभी तुम में से टीम को लीड कौन कर रहा है? जिस पर स्टॉर्मफ्रंट छूटते ही बोलता है, मैं। जिस पर शोल्जर बॉय कहता है, मैं फेयरली इलेक्टेड लीडर हूँ। पर इतने में ही स्टॉर्मफ्रंट उसकी बात को काट देता है और दोनों बहस करने लग जाते हैं। जिस पर स्टिलवेल उन्हें रोकते हुए कहता है, ओके, मैं सबसे एक साथ बात करूँगा।
स्टिलवेल आगे कहता है, वॉट अमेरिकन को इस बात का अंदाज़ा है कि पेबैक टीम अपने आप को 7 के बाद दूसरी सबसे बढ़िया टीम मानती है और हम इसी डायरेक्शन में कुछ और स्टेप्स लेना चाहेंगे। जिसमें माइंड ड्रॉइड और काउंटेस कहते हैं, हम सेकंड बेस्ट नहीं है, हम ही बेस्ट हैं। जिस पर स्टिलवेल कहता है, वेल फिर भी तुम में से हर कोई कई बार 7 में एंटर करने के लिए ट्राई कर चुका है। टेक नाइट भी उसी हफ्ते में 7 में एंट्री के लिए ट्राई कर रहा था जिस हफ्ते वो मारा गया। और ऐसा सुनकर माइंड ड्रॉइड काउंटेस पर चिल्लाते हुए कहता है, तुम मेरे बिना ही जाने का सोच रही थी। पर काउंटेस ध्यान भटकाते हुए कहती है, फिलहाल हम इस आदमी की बात सुनते हैं। स्टिलवेल कहता है, इस बात पर कोई डाउट नहीं है कि 7 और अभी रिसेंट तक G-Man टीम्स ने हमें पेबैक से ज़्यादा ही रेवेन्यू दिलवाया है, पर ये चीज़ चेंज हो सकती है अगर तुम लोगों को अभी ज़्यादा प्रमोशन और ज़्यादा रिसोर्सेज दिए जाए तो। पर इसके बदले में हमें तुम्हारी थोड़ी मदद चाहिए होगी। न्यूयॉर्क में एक छोटा सा ग्रुप हमें बहुत परेशान कर रहा है और हमें उससे छुटकारा चाहिए। जिस पर काउंटेस जोश में कहती है, हमें बस उनका नाम बताओ, हम उन नमूनों को ख़त्म कर देंगे। माइंड ड्रॉइड पूछता है, क्या वो सूप की ही कोई बागी टीम है? जिस पर स्टिलवेल कहता है, नहीं, वो सुपर टीम तो बिल्कुल नहीं है। क्यों ना हम बैठ कर एक साथ कॉफ़ी पिए और मैं तुम्हें उस ग्रुप के बारे में और डिटेल्स प्रोवाइड कर देता हूँ। और स्टिलवेल के ऐसा कहने के साथ सीन ख़त्म होता है। यहाँ वो ऑब्वियसली बॉयज़ की बात कर रहा था। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हीरोगैज़म के बाद स्टिलवेल बॉयज़ पर डायरेक्ट अटैक का प्लान कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं स्टारलाइट को, जो कि हीरोगैज़म के माहौल से इन्फ्लुएंस होकर ह्यूई को कॉल करती है और उससे बातें कर रही होती है। पर यही हम देखते हैं ब्लैक नॉयर को, जो कि ह्यूई को देख रहा होता है, पर ब्लैक नॉयर अभी कुछ नहीं करता है और सीन चेंज हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम चलते हैं रात के टाइम में उसी रिजॉर्ट के बाहर जहाँ हीरोगैज़म चल रहा होता है। MM एक छत से नज़र रख रहा होता है जबकि ह्यूई एक अंडरग्राउंड सीवर में छुप रहा होता है। वहीं फीमेल और फ्रेंची एक पेड़ पर बैठे होते हैं और बुचर सबसे स्टेटस कंफर्म कर रहा होता है। जिसके बाद बुचर पूछता है, तो सब अपने टारगेट्स पर क्लियर हैं? जिस पर बुचर को सबसे हाँ का जवाब मिलता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं रिजॉर्ट में एक पूल में बैठे विक द वीप को, जो आने वाले खतरे से अनजान एंजॉय कर रहा होता है। और इसी के साथ हीरोगैज़म के फर्स्ट 2 इश्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट्स में बताना कि आपको क्या लगता है, क्या ब्लैक नॉयर बॉयज़ के प्लान को कंप्लीट होने देगा या नहीं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भी मत भूलना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।